Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next chapter, chapter 8, problems of deficient and excess demand. इससे पहले मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे कि मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट एंड एक्सेस डिमांड, कि जब हमारे डिमांड में कमी होती है या फिर हमारी डिमांड क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, रिक्वायर्ड से भी ज्यादा हो जाए। इसमें जितनी की क्या है रिक्वायरमेंट है, अगर उससे भी ज्यादा डिमांड हो जाए या फिर उससे भी कम डिमांड हो जाए तो कम होती है तो डेफिशिएंट डिमांड, अगर रिक्वायर्ड से भी ज्यादा हो जाए तो क्या होती है हमारी एक्सेस डिमांड। अब हम यहाँ पर इसे वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले है डेफिशिएंट डिमांड। क्या है डेफिशिएंट डिमांड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट ऑफ डिमांड मींस डेफिशिएंसी ऑफ एडी, कि किसमें कमी आ जाना, एडी के अंदर कमी आ जाना। डेफिशिएंसी ऑफ एडी, एग्रीगेट डिमांड में क्या ना कमी आ रही है, एंड इज क्या रहा है कि एडी इज डेफिशिएंट। एडी डेफिशिएंट जब होती है व्हेन इट इज लेस देन एएस, जब ये किससे कम होती है, एएस से कम होती है। कहां पर? कॉरेस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, कि जब इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट चल रहा हो। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि यहाँ सप्लाई ऑफ लेबर इज इक्वल टू डिमांड ऑफ लेबर। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर सप्लाई ऑफ लेबर है वो किसके बराबर हो, डिमांड ऑफ लेबर। इट मींस एडी इज इक्वल टू एएस चल रहा था, बट अब डिमांड क्या हो गई, यहाँ से कम हो गई है, वो क्या होगी डेफिशिएंट डिमांड। एडी इज लेस देन एएस, एडी इज लेस देन एएस। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं एडी फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। जो एडी है वो क्या हो गई, गिर गई है, किससे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे आ गई है। अब है मेजरमेंट, हाउ टू दिस डेफिशिएंट ऑफ डिमांड इज मेजर। तो इसको हम मेजर कैसे करते हैं, देखो थ्रू द डायग्राम हम इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। ओ एक्स एंड ओ वाई, क्या है, ओ एक्स एक्सिस एंड ओ वाई एक्सिस। ओ वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया, एडी। ओ एक्स एक्सिस पर इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, तीनों लेने हैं। इनकम भी लेनी है, आउटपुट भी लेना है और क्या लेनी है, एम्प्लॉयमेंट। जो हमारा एएस कर्व है कैसा है, कैसी लाइन होती है, ये 45 डिग्री लाइन, या फिर इसको क्या बोलोगे आप, एएस। क्या बोलोगे, एएस। एडी, एडी कर्व ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, ओ वाई एक्सिस। एडी हमेशा कहां से स्टार्ट होता है, ओ वाई एक्सिस से स्टार्ट होता है। इस पॉइंट पर ये जो ई पॉइंट में वो, ये कौन सा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का है। कौन सा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, जहां पर एडी इज इक्वल टू एएस है। एडी किसके बराबर है, एएस के बराबर है। बट हमें तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, किसका मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो डेफिशिएंट डिमांड एडी इज लेस देन एएस, मतलब कि एडी फॉल शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, इससे भी शॉर्ट हो जाए, इससे भी शॉर्ट, देखो यहां हो गई, इससे भी शॉर्ट हो गई। तो यहां पर भी देखो एडी किसके बराबर है, एएस के बराबर है। इक्विलिब्रियम तो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एडी एएस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। बट दिस क्रिएट डेफिशिएंट डिमांड, ये किसको क्रिएट कर रहा है, डेफिशिएंट डिमांड को क्रिएट कर रहा है। सपोज ये ओ ई क्यों क्या है, प्रोडक्शन। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, ई। तो डेफिशिएंट डिमांड देखो टोटल उस टाइम कितनी थी डिमांड, हम कहें कि एक ई क्यू इनकम के ऊपर, ई क्या है, इनकम है, तो ई क्यू में से E1 क्यू को माइनस करोगे तो ये जो डिफरेंस आएगा, E1 क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। और दिस डेफिशिएंट डिमांड इज आल्सो
क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप, किसको क्रिएट कर देती है ये, डिफ्लेशनरी गैप को भी क्रिएट कर देती है। देखो एएस कर्व कैसा है, 45 डिग्री लाइन है, एडी है हमारी एग्रीगेट डिमांड है, वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, ओवाई एक्सिस से स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है, ओवाई एक्सिस से। तो जिस पॉइंट पर एडी और एएस ने क्या एक दूसरे को कट किया वो क्या है, हमारा इक्विलिब्रियम है। फर्स्टली तो कौन सा है, इक्विलिब्रियम, और ये मान लिया कौन सा है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या है ये, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब क्या करना है, डेफिशिएंट डिमांड को क्या करना है, हमें मेजर करना है। और डेफिशिएंट डिमांड क्या है, एडी फॉल शॉर्ट्स, एडी का क्या हो जाना, गिर जाना, ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी क्या हो जाना, गिर जाना। देखो यहाँ पर जब हमने प्लांट पढ़ा था तो वहां क्या था कि प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आए थे, बट यहाँ किस में चेंज आएंगे, प्राइसेस में चेंज आएंगे। यहाँ किस में चेंज आएंगे, जब डेफिशिएंट या एक्सेस डिमांड की हम स्टडी करेंगे तो जनरल प्राइस लेवल के अंदर क्या आएगा, चेंज आएगा। तो जनरल प्राइस लेवल क्या हो गया, हमारा डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, डिक्रीज, ड्यू टू डिक्रीज इन एडी, क्योंकि एडी क्या हुआ है यहाँ पर हमारा डिक्रीज, क्योंकि देखो डिक्रीज होना या इंक्रीज होना शिफ्टिंग का पोर्शन है। और जब हमने क्या पढ़ा था, अप्रोचेस पढ़ी थी, वहां एडी मोर देन एएस, एडी इज लेस देन एएस तो था, बट वो कौन सा था, प्लांट। कौन सा था, वो ओनली प्लांट था हमारा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ हमारा एडी क्या हो रही है, शिफ्ट हो रही है, एडी क्या हो रही है, कंप्लीटली शिफ्ट। तो एडी कहां से, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी शॉर्ट हो गई। तो इसने कौन सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर दिया, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी गैप को क्रिएट किया। तो ई क्यू क्या है हमारा, डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशनरी लेवल है। अब ये आता है कि क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो प्रॉब्लम्स आती है डेफिशिएंट डिमांड या एडी का गिर जाना, इसके कारण क्या हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, किस कारण से हमारी एडी डिक्रीज होती है। अब हमें स्टडी करना है इसके कॉजेज, ये कॉजेज क्या क्या होंगे। अब है कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कि जो डिमांड में हमारी कमी आई है उसके मेन कॉजेज क्या क्या हैं, किस कारण से कमी आई डिमांड में। तो फर्स्ट इज रिडक्शंस इन प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स, जो हमारे प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर्स थे वो क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। कि लोगों ने ध्यान किसके ऊपर दे दिया, सेविंग्स करने के ऊपर ध्यान दिया है, वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, सेविंग्स कर रहे हैं और कम से कम कंजप्शंस कर रहे हैं। इट मींस हम ये भी कह सकते हैं फॉल इन एमपीसी, कि एमपीसी का गिर जाना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, क्योंकि लोगों ने किसके ऊपर ध्यान दिया, एमपीएस। क्या किया है, एमपीएस के ऊपर ध्यान दिया, सेविंग्स के ऊपर ध्यान दिया। तो जितनी ज्यादा हम सेविंग्स करेंगे उतना ही कंजप्शंस कम होगा, कंजप्शंस कम होगा तो एडी क्या हो जाएगी, हमारी डिक्लाइन हो जाएगी, एडी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, रिडक्शंस इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब क्या है, जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स ने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए। अब वो आगे इंड्यूस इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। उसका रीजन हो सकता है कि उसने क्या कर दिया, इंड्यूसमेंट इन्वेस्टमेंट को गिरा दिया, अब आगे वो क्या नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और जब तक प्रोड्यूसर्स इन्वेस्टमेंट नहीं करता, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, जब तक मोर इनकम को जनरेट नहीं किया जा सकता, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं होंगी, इनकम नहीं होगी। और जब इनकम नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, डिमांड कम से कम करेंगे। जब इनकम ही नहीं होगी तो लोगों की डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो एडी के गिरने का मेन रीजन ये भी है, यदि प्रोड्यूसर्स क्या कर दे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर दे। थर्ड है रिडक्शंस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। अब की बार गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर दिया। गवर्नमेंट ना तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लाइक ओल्ड एज पेंशन है, स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट, हम ये कहेंगे सैलरीज है, बोनस है, ये कौन दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर्स को रिड्यूस कर दिया। तो लोगों की इनकम है, इनकम क्या हो गई, कम। जब इनकम नहीं होगी तो क्या नहीं होगा, खर्च भी नहीं होगा। इनकम नहीं होगी तो डिमांड नहीं होगी, तो एग्रीगेट डिमांड का मेन कारण हो गया। दूसरा, जब गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स को भी रिड्यूस कर दे, फॉर एग्जांपल जब गवर्नमेंट क्या बनाती है, रोड, डैम, ब्रिज, हॉस्पिटल, स्कूल्स, कॉलेजेस बनाती है, तो वहां लोगों को क्या मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, अपने जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स थे उनको भी रिड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। तो उसने जितने ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस किए गवर्नमेंट ने, उतना ही लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट मिली। और लेस एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू लेस इनकम, और लेस इनकम आल्सो लीड्स टू लेस एडी। वो एडी
को भी क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट में कमी, एक्सपोर्ट में कमी। इसका मतलब है कि जो हमारी अदर कंट्री है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वहां से क्या नहीं हो रही, प्रोडक्ट की डिमांड नहीं हो रही है। बाहर से कोई भी कंट्री हमारे प्रोडक्ट की डिमांड नहीं कर रही है, और जब तक वो डिमांड नहीं करेगी हम क्या नहीं करते, अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं करते। डोमेस्टिक डिमांड कंप्लीट हो रही है लेकिन हमारे रिसोर्सेज की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, वो फॉरेनर की डिमांड को भी क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि फॉरेन में लोग क्या नहीं कर रहे हैं, डिमांड नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपोर्ट पे क्या आ रही है, कमी। और एक्सपोर्ट पे कमी किसका कारण बन रही है, डेफिशिएंट एडी का कारण बन रही है। नेक्स्ट है राइज इन इंपोर्ट, क्या है, राइज इन इंपोर्ट। क्या हो गया, इंडियन टेंडेंसी क्या बन गई है कि हमें जो बिलीव किसके ऊपर बिलीव हो गया है, जितने भी हमारे क्या है फॉरेनर गुड्स हैं उनके ऊपर हमें क्या हो गया, बिलीव हो गया है। हम अपनी डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड करने की बजाय फॉरेनर गुड्स की क्या कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट करा रहे हैं। तो डोमेस्टिक जो गुड्स हैं, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं, उनकी जो डिमांड है वो क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और यहाँ जब डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स की डिमांड कम होगी तो वो किसका कारण बनेगी, डेफिशिएंट एडी का। किसका कारण बनती है, डेफिशिएंट एडी, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, जो गुड्स उन्हें चाहिए वो बाहर फॉरेन से उस गुड्स को मंगा रहे हैं, मतलब कि वो किसी फॉरेन गुड्स को क्या कर रहे हैं, इंपोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये भी सबसे बड़ा कारण है हमारी एडी के डिक्रीज होने का। फिर है इंक्रीज इन टैक्स रेट, गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर्स तो किए नहीं और क्या बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया, टैक्स, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स बढ़ाया हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाया हो। सपोज हम पहली बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट टैक्स की। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज कर दिया। क्या कर दिया, डायरेक्ट टैक्स को इंक्रीज। जब डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है कि कट इन रियल इनकम ऑफ द पर्संस, पीपल्स की जो रियल इनकम होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। या फिर हम ये कहें जो उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज। जब डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी इट मींस लीड्स टू डिक्रीज इन एडी, वो डिमांड भी क्या करेगा, कम। सपोज जब उसकी इनकम कितनी थी, 20,000 इनकम थी, तो 20,000 में उसने 2,000 क्या दे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया। अब की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ाकर 4,000 कर दिया। देखो पहले उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम कितनी थी, 18,000, वो 18,000 खर्च करता था, बट आज वो कितना करेगा, 16,000। तो एडी क्या होगी, डिक्रीज ही होगी। एडी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। अगर गवर्नमेंट क्या करती है, इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दे, किसको बढ़ा दे, इनडायरेक्ट टैक्स को। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होने का मतलब है कि राइज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जैसे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके जो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, राइज हो जाएंगे। गुड्स एंड सर्विसेज के जैसे प्राइस राइज हुए इट मींस हमारे लिए वो गुड्स कैसा हो गया, कॉस्टली हो गया। जो जितना गुड ज्यादा से ज्यादा कॉस्टली होगा उतनी ही कम से कम क्या होगी, डिमांड। क्योंकि डिमांड में और प्राइसेस में दोनों में रिलेशंस कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। जब प्राइसेस राइज होते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, फॉल हो जाती है। तो एडी का गिरने का मेन रीजन ये भी है कि जब गवर्नमेंट क्या बढ़ा दे, टैक्स रेट बढ़ा दे, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स इंक्रीज करे चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स करे, दोनों ही सिचुएशंस में लॉस किसको होने वाला है, पीपल्स को लॉस होने वाला है। और पीपल्स ही क्या करते हैं, मार्केट में डिमांड करते हैं। तो ये हमारे 6 रीजन थे, कॉजेस थे कि जिस कारण से हमारी एडी क्या होती है, फॉल हो जाती है। अब है इसके इफेक्ट्स, कि कुछ इफेक्ट्स भी हैं कि एडी के इफेक्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या पड़ेंगे इसके। देखो इफेक्ट्स, जैसे ही डिमांड में कमी आई तो ये 3 इफेक्ट्स हमें पढ़ने। देखो इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, यहाँ पर डिमांड हो रही है, फर्स्ट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ये है, अब क्या है, ये सिचुएशन है। तो इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पहले हम देखते हैं आउटपुट क्या करना पड़ेगा, कम। देखो जब मार्केट में डिमांड नहीं हो रही, लोग डिमांड नहीं कर रहे, तो ये प्रोड्यूसर्स क्या कर देगा, प्रोड्यूसर्स काटे ना प्रोड्यूसर्स ने क्या कर दिया, प्रोडक्शन के अंदर कमी कर दी, तो आउटपुट क्या हो जाएगा, रिड्यूस। आउटपुट क्या हो गया, रिड्यूस। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट, जब आउटपुट रिड्यूस हो गया, आउटपुट नहीं बन रहा कंपनी में या फिर हम ये कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, अब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज।
एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज। इट मींस इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इनकम इज आल्सो डिक्रीज, इनकम भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो आउटपुट में भी कमी आएगी, आउटपुट लीड्स डिक्रीज इन आउटपुट लीड्स टू डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू डिक्रीज इन इनकम। ये क्या है, इसकी इफेक्ट्स हैं कि हमारी इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आने वाला है ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। तो आज हमने डिस्कस किया डेफिशिएंट डिमांड मीनिंग एंड इसका मेजरमेंट एंड कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अब इसके हमारे बाकी हैं कॉन्सिक्वेंस, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंट एडी। जो हमारी डेफिशिएंट एडी है, एडी में जो कमी आई है उसके आगे क्या परिणाम निकलने वाले हैं। जो हमारी 4 सिचुएशंस हैं ये क्या होंगी, यहाँ पर आगे क्रिएट होंगी। वो 4 सिचुएशंस कौन कौन सी हैं। सबसे पहले है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या क्रिएट होगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्रिएट होने का मेन रीजंस क्या है, बिकॉज ED is less than AS at corresponding to full employment level। जो full employment level है वहाँ हमारी AD AS से कैसी है, कम है, या फिर हम ये कहें actual demand is less than potential demand। जो actual demand है, जो actual क्या हो रही है डिमांड, वो कैसी है हमारी पोटेंशियल डिमांड से, जितने की हमने एक्सपेक्टेशंस की है उस डिमांड से कैसी है, कम। कैसी है, कम। जब कम है एक्चुअल डिमांड पोटेंशियल से, तो प्रोड्यूसर्स क्या करेगा, रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन आकर कैसे करेगा, लेसर यूटिलाइजेशन। कम से कम क्या करेगा, यूटिलाइजेशन, और कम से कम लेसर यूटिलाइजेशन क्रिएट टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या क्रिएट करेगा यहाँ पर, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इट मींस दोस पर्संस हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क बट नॉट गेट वर्क ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि जो पर्संस काम करने के एबल भी हैं, विलिंग भी रखते हैं, इच्छा भी रखते हैं, बट उन्हें कोई काम नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि रिसोर्सेज का क्या नहीं किया जा रहा, फुलर यूटिलाइजेशन नहीं किया जा रहा। ये मैंने तुम्हें जब डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कराए थे तब भी बताया था। अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशंस कौन सी होती है, ADES के बराबर तो है, बट सिचुएशंस कौन सी क्रिएट हो गई यहाँ पर कि जो रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, और पीपल्स का वर्क करने के लिए वो एबल भी हैं और क्या रखते हैं, विलिंग भी रखते हैं। तो इससे क्या क्रिएट हो जाती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये जो पॉइंट है, सपोज पॉइंट T, ये जो T पॉइंट है ये किसको क्रिएट कर रहा है, किसको शो कर रहा है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इसी डायग्राम में देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को शो कर रहा है। सेकंड है डिफ्लेशनरी गैप। जो डेफिशिएंट डिमांड आल्सो क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप। किसको क्रिएट कर देती है, डिफ्लेशनरी गैप को भी क्रिएट कर देती है। डिफ्लेशनरी गैप का मतलब है फॉल इन जनरल प्राइस लेवल। जैसे ही डिमांड हुई थी, पहले ये प्राइसेस थे, अब क्या हुए, प्राइसेस भी हमारे क्या हो गए, रिड्यूस हो गए। तो दिस गैप इज क्रिएट डिफ्लेशनरी गैप। इसने जनरल प्राइस लेवल को कम कर दिया, जिससे डिमांड भी क्या हो गई, कम, और डिफ्लेशनरी गैप प्राइस हुआ। नेक्स्ट है अनडिजायर्ड स्टॉक। अब प्रोड्यूसर्स के पास क्या बच गया है, अनडिजायर्ड स्टॉक। प्रोड्यूसर्स ने एक्सपेक्टेशंस की थी कि वो 100 यूनिट्स को क्या करेगा, बनाएगा, लेकिन मार्केट में डिमांड केवल किसकी हुई, 80 यूनिट्स की। तो 20 जो यूनिट्स है वो क्या बच गई उसके पास, अनडिजायर्ड स्टॉक बच गया। उसको क्या बच गया उसके पास, अनडिजायर्ड स्टॉक, जिसके बारे में उसने क्या, हम ये कह सकते हैं कल्पना भी नहीं की थी कि 20 का स्टॉक उसके पास बच जाएगा। वो अनडिजायर्ड स्टॉक होता है, अनसोल्ड स्टॉक होता है। तो अनसोल्ड स्टॉक 20 यूनिट्स का बच गया। अब क्या होगा आगे, कट इन प्रोडक्शन में क्या आएगी, कमी आएगी, और कट इन प्रोडक्शन लीड्स टू कट इन एम्प्लॉयमेंट, और कट इन एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू कट इन इनकम, एंड कट इन इनकम आल्सो लीड्स टू डिक्रीज इन एडी या डेफिशिएंसी ऑफ एडी। दोबारा एडी में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। क्लियर हो गया। अनडिजायर्ड स्टॉक भी क्रिएट कर देती है। लॉस ऑफ प्रॉफिट। अब आगे
क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स का जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट में इंड्यूस इन्वेस्टमेंट इज टू बी हर्ट। जो इंड्यूस इन्वेस्टमेंट है वो हर्ट होगा, आगे प्रोड्यूसर्स क्या नहीं करेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, और विदाउट इन्वेस्टमेंट इनकम कैन नॉट बी राइज। ये आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर पढ़ चुके हो कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है उतनी ज्यादा इनकम अर्न होती है। बट यहाँ प्रोड्यूसर्स ने ड्यू टू किस कारण से, डेफिशिएंट डिमांड कारण उसने क्या किया, इन्वेस्टमेंट में कमी कर दी, और इन्वेस्टमेंट में कमी उसको क्या शो कर रही है, उसके प्रॉफिट में कमी को शो करेगी। तो ये हमारे 4 कॉन्सिक्वेंस है, मेन इंपॉर्टेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को शो करता है, ये डिफ्लेशनरी गैप को भी बताता है, अनडिजायर्ड स्टॉक है, एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। क्लियर हो गया सभी को?